हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थ्योरी टॉपिक्स के इस वीडियो में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दो थ्योरी तरह के चैप्टर्स हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, यानी कि 5 मार्क आप इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग नवंबर 22 में पूछा गया है और थ्योरी है, इसलिए उसे बाद में देखते हैं। वहां पे मैं आपको कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी दूंगा जिससे थ्योरी आप याद रख सकें, एग्जाम में कोड कर सकें। पहले हम देखेंगे सीएसआर, बिकॉज उसमें कुछ रीसेंट अमेंडमेंट्स आए जिस कारण से वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफर कर रहे हैं ड्रोन चार्ट्स और कवर करेंगे पूरे टॉपिक्स को, ना कि सिर्फ अमेंडमेंट को। फर्स्ट स्टार्टिंग विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, सीएसआर अपने आप में कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 की एक रिक्वायरमेंट है जो कहता है कि कुछ स्पेसिफाइड तरह की कंपनीज, स्पेसिफाइड कंपनीज का मतलब तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी गई हैं और ये लिमिट्स आपकी डिफाइन की गई हैं बेस्ड ऑन पिछले साल। इसका मतलब कि अगर आपकी कंपनी का ये पहला साल है तो आप पे कभी भी सीएसआर नहीं लगेगा। होल्डिंग सब्सिडरी की एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पर कंपनी पर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। तो अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस यानी प्रीसीडिंग ईयर में 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो इफ यू फुलफिल एनी वन और मोर कंडीशंस, देन इन दैट केस फ्रॉम द करंट ईयर सीएसआर स्पेंड विल बिकम एप्लीकेबल ऑन यू। On you means all companies including Section 8, banking, NBFC, even foreign companies having operations in India. और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी एक बार आ गई तो फिर आप 3 साल तक मिनिमम कवर्ड हो गए। इसका मतलब अगर आप इन तीनों लिमिट्स के अंदर चले जाते हैं तो उस केस में फ्रॉम द 4th ईयर, यानी कंस्टेंट 3 साल तक आप विद इन लिमिट्स रहते हैं, तो 4th ईयर से फिर आप सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी से बाहर होंगे। यानी एक बार अगर आपको सीएसआर करना पड़ा तो कम से कम 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको करना पड़ेगा। बेसिक लॉजिक क्या है सीएसआर का? तो अगर आपके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है तो आपको पिछले 3 साल के अपने प्रॉफिट्स का एवरेज निकालना है और उसका 2% आपको सोसाइटी वेलफेयर में खर्चना है। सबसे पहली बात, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी को 3 साल नहीं हुए हैं तो जितने साल हुए हैं उतने सालों का हमें एवरेज लेना होगा। प्रॉफिट कौन से देखना होंगे हमें? तो सेक्शन 198 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो यूज करना है। इसमें काम में रखने वाली 2-3 बातें। सबसे पहले ये प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स होते हैं, ना कि आफ्टर टैक्स, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन होते हैं, विच इज टू बी चार्ज्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 2 और यूजफुल लाइफ गिवन अंडर शेड्यूल 2 टू द कंपनीज एक्ट। इसमें किसी भी प्रकार के कैपिटल प्रॉफिट्स को शामिल नहीं किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द असेट। तो आपकी कोई मशीन थी पीपी 100 रुपए की जिसका कैरिंग अमाउंट 30 है और आपने 110 में बेचा है, तो टोटल 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि कैरिंग अमाउंट 30 से 80 रुपीज ऊपर 110 में बेचा है। ये 80 रुपए के प्रॉफिट में से आप कह सकते हो 70 रुपीज इज इनर रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन। सिर्फ समझने के लिए, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। 10 रुपए जो ओवर एंड अबव कॉस्ट आपने कहा है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। 198 के प्रॉफिट कैलकुलेशंस में कई सारे एडजस्टमेंट में एक अहम एडजस्टमेंट है कि कैपिटल प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड करा जाएगा। प्लस क्योंकि सीएसआर की ऑब्लिगेशन आप सिर्फ इंडिया में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे इंडिया के अंदर आपको सोसाइटी वेलफेयर में खर्चा करना है, इसलिए इसमें अगर आपकी कोई फॉरेन ब्रांच के प्रॉफिट्स हैं तो शामिल नहीं होंगे। सिमिलरली प्रॉफिट में कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है कोई ऐसी कंपनी से जो खुद सीएसआर में कवर होती है, हेंस वो अपने प्रॉफिट पे अदरवाइज सीएसआर का खर्चा कर रही है, वो डिविडेंड इनकम भी यहाँ पर शामिल नहीं हो। इससे तो ये समझ में आ गया कि आपको सीएसआर में खर्चा करना कितना है। अब सवाल उठता है कि खर्चा करना कहाँ पर है। तो शेड्यूल 7 में प्रिस्क्राइब किए गए अलग अलग एवेन्यूज और एरियाज जहाँ पे आप खर्चे करेंगे तो उसे एक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो परमिटेड एरियाज में प्राइमरली खर्चा कैपिटल रेवेन्यू किसी भी नेचर का हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द परमिटेड एरियाज अंडर शेड्यूल 7। जहां तक कोई फंड में कंट्रीब्यूट करने की बात है तो ये कुछ स्पेसिफाइड फंड है जहां पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये सीएसआर के लिए एलिजिबल खर्चा माना जाएगा। हालांकि आप कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जब भी आप खर्चा कर रहे हैं तो कई बार होता है कि हम खर्चा करते हैं तो हमारे ही गुड्स सब्सिडी में देना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी दवाइयाँ सस्ते में देना शुरू कर दी ऐसे एरियाज में जो पैंडेमिक से प्रभावित थे। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ,
तो CSR स्पेंड में जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई है सिर्फ वो काउंट होगी। तो आपकी दवाई थी 2 रुपए की, आप मार्केट में 200 रुपए में बेच रहे हो और आपने सोसाइटल वेलफेयर के नाम से उसे 2 रुपए में यानी कॉस्ट पे सप्लाई कर दिया, तो आपका CSR स्पेंड 0 माना जाएगा। अगर आपने फ्री में सप्लाई किया है तो 2 रुपए CSR स्पेंड माना जाएगा, यानी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं देखा जाएगा, जो एक्चुअल कॉस्ट आपने इनकर की है उसे कंसिडर किया जाएगा। तो if it is in form of free subsidy supply then it is only based on the cost of the free supply, यानी कंसेशनल रेट पे आप बेच रहे हो पर फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो वो CSR स्पेंड में काउंट नहीं होगा। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वो किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी वेर यू आर ऑपरेटिंग ऑन, इट हैज टू बी, यानी जिन एरियाज में आपके ऑपरेशन है उन एरियाज में, और ध्यान रखना कि आपको भारत में ही करना। इसमें भी इंपॉर्टेंट है दैट द एक्सपेंडिचर शुड नॉट लीड ऑल, it should not be for the welfare of employee or their family members. Second, it should not be an expense which is done in the ordinary course of business. फिर वो CSR में क्वालिफाई नहीं होगा। जैसे कि ITC सिगरेट बनाती है तो टोबैको लीव से सिगरेट बनती है और टोबैको लीव के फार्मर्स को वो लोग कई तरह की सुविधाएं देते हैं। ये उनके नॉर्मल बिजनेस की प्रैक्टिस है ताकि फार्मर्स अच्छे से टोबैको को ग्रो करें क्वालिटी बेसिस पे, जिससे कि उनकी सिगरेट में बढ़िया पफ में वो क्वालिटी आ सके। सर कैसी बात कर रहे हो, CSR में ऐसा उदाहरण? तो दोस्तों CSR की कमाई पे भी सोसाइटी के लिए आप वेलफेयर कर रहे हो, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स में जो फार्मर का फायदा कर रहे हो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ CSR स्पेंड। तो स्पेसिफिकली अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या एम्प्लॉई और उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए किए गए खर्चे हैं तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आप हो सकता है कि CSR के लिए एक टीम बना के उसके थ्रू खर्चा करें। दैट मीन्स आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग रही है CSR स्पेंड करने की वो आपके टोटल CSR स्पेंड के 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपका टोटल CSR ऑब्लिगेशन आता है 100 करोड़ का, तो उसमें 5 करोड़ के खर्चे सैलरी स्टाफ को दिए या आपने एजेंसी को कोई कमीशन दिया है खर्चा करने के लिए, हो सकता है उससे ज़्यादा अगर किया है तो वो CSR में काउंट नहीं होगा, फिर आप उसे बिजनेस एक्सपेंस काउंट करते हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि मैंने पैसे CSR के लिए अलग निकाल के रख दिए हैं तो ये CSR स्पेंड हो गया है, वो नहीं चलेगा अनलेस एंड अनटिल वो गवर्नमेंट फंड में आपने जमा किए हैं, यानी एक्चुअल स्पेंड्स के बेसिस पे ही CSR को काउंट किया जाएगा। दिस डज नॉट मीन्स दैट इट हैज टू बी कैश बेसिस, इट प्राइमरली मीन्स दैट एक्सपेंस शुड हैव बीन इनकर्ड। खर्चा करने के लिए बेहतर होगा कि आप कोई प्लान बनाएंगे कि इस पर्टिकुलर तरह की एक्टिविटी में CSR में कर रहा हूँ, जैसे कि लेट्स से ओल्ड एज पीपल के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, या सैनिटेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर रहा हूँ, या हेल्थ फैसिलिटी, या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए, या नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ स्पेसिफाइड स्पोर्ट्स के फायदे के लिए। तो जो स्पेसिफाइड एरियाज है जहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, आप नॉर्मली उसमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ खर्चा करेंगे, जिसके लिए आपको एक CSR कमेटी बनाना चाहिए। अगर आपका स्पेंड 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ही आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका स्पेंड 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, कम है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको कमेटी नहीं बनाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली ही CSR स्पेंड मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इफ इट इज लेस देन 50 लाख यू डोंट नीड अ कमिटी, इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 50 लाख यू नीड अ कमिटी। याद रखना, जब भी प्रोविजंस आते हैं तो मेजॉरिटी केस में इक्वल टू का आता है, तो कोई चीज प्रिस्क्राइब करते हैं तो इक्वल टू आता है। तो CSR कमिटी आपको कब रखना है? जब आपका CSR स्पेंड मोर देन इक्वल टू 50 लाख है, अदरवाइज बोर्ड ही डिसाइड करेगी। इसका एक और एक्सेप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्टफॉल से रिलेटेड, जिसमें अमेंडमेंट आया, दैट इज समथिंग विच वी विल टॉक अबाउट। अब एक सवाल उठता है कि खर्चा क्या हमें खुद को ही करना है या हम किसी एजेंसी को दे सकते हैं? तो पहले इसमें 3 एजेंसीज परमिटेड थी। नंबर 1, आप कोई एजेंसी के थ्रू भी CSR का खर्चा कर सकते हो, विच कैन बी अ सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और अ सोसाइटी। लेकिन जिस एजेंसी को आप पैसा दे रहे हो, या तो वो एजेंसी एज एन सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी, या तो आपकी ही ग्रुप की एक एंटिटी है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन टेक्स केयर ऑफ CSR स्पेंड ऑफ द होल रिलायंस ग्रुप, या वो कोई गवर्नमेंट की NGO या कोई प्राइवेट NGO जो कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है CSR के स्पेंड करने का। इन तीनों को भी आप पैसे दे सकते हो, फिर ये आगे CSR पे खर्चेंगे तो मान लिया जाएगा कि आपने CSR का खर्चा कर दिया। So you can do it directly or through contribution to Section 8 company, trust or society, which could be a government entity, group CSR entity, or at least 3 साल तक registered CSR की entity हो सकती है। However, now there is an amendment with respect to this. And what is that? So implementation के लिए what you can also do is you can also appoint some other agencies now. ये कौन सी agencies हो सकती हैं? जिन्हें
सेक्शन 23C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जाम्प्ट किया गया है अंडर दिस सेक्शन, and they've been approved by the principal commissioner or commissioner of income tax as implementation agency. These could be any fund institution which is established for charitable purpose, or it could be any trust or institution which is for religious purpose completely या public religious and charitable purpose both. सिंपल है, चैरिटेबल, रिलीजियस और बोथ। कोई भी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सोनली एजुकेशनल पर्पस के लिए और प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है। भारत में कई सारे नेताओं के स्कूल कॉलेजेस हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट एटलीस्ट ऑन पेपर्स हैं, वो भी अब एलिजिबल हैं इस तरह के खर्चे करने के लिए। तो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी परमिट किया गया है कि आप इनको CSR के लिए पैसा दे सकते हो। दिस इज अदर देन सम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस अंडर क्लॉज 2AB and 3AD of 23C section 10 of the Income Tax Act. तो इनको भी ऐसा है कि पैसा दिया तो ये अल्टीमेटली खर्च उन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करेंगे, पर आपने इनको पैसा दे दिया तो आपका CSR ऑब्लिगेशन पूरा हो गया, ऐसा माना जाएगा। सिमिलरली हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस, और पर्सन ड्यूरिंग convalescence or of person during requiring medical attention or rehabilitation existing solely for philanthropic purpose and not for profit, again except certain exceptions which are specified again in the same clause. तो ऑल इन ऑल कुछ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऐड की गई है। इसमें आपको याद क्या रखना है, 1023C के अंतर्गत एग्जाम्प्ट है। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का दर्जा दिया गया है। उसका काम चैरिटेबल या रिलीजियस कम चैरिटेबल है, एजुकेशनल या हॉस्पिटल है, और स्पेसिफाइड तरह की ट्रीटमेंट या एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एंड सोली नॉट फॉर प्रॉफिट फिलैंथ्रोपिक यानी कि ह्यूमन वेलफेयर पर्पस के लिए। तो इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेंडिचर कंडक्ट करा सकते हैं। अब सपोज किसी कारण से आपने CSR की कोई एक्टिविटी की और उसमें खर्चा होने की बजाय प्रॉफिट हो गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप CSR के लिए कोई फंड रेज कर रहे थे और उस फंड रेज से आप CSR का स्पेंड करने जा रहे थे, और उसके चक्कर में फंड रेजिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि खर्चे से ज़्यादा आपके सेविंग्स हो गए। तो इसे कहते हैं सरप्लस फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट सरप्लस फ्रॉम CSR एक्टिविटी कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सरप्लस ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स वो प्रॉफिट कंपनी अपने लिए यूज़ नहीं कर सकती है, तो उसे कंपल्सरली CSR में खर्चना पड़ेगा। और इस कारण से जो सरप्लस आया है, अगर उसकी बुक्स में वो इनकम दिख रहा है, तो जितना उसका सरप्लस प्रॉफिट है उसको उतना एक्सपेंस बुक करना है और वो पैसा CSR में खर्च करने के तरीके क्या होंगे, वही जो अभी अपन ने डिस्कस किए। इन सब के अलावा वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इन केस अगर आपके पास कहीं शॉर्टफॉल होता है तो यू हैव दैट पर्टिकुलर ऑप्शन कि आप उस पैसे को सरकार के एक CSR फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, विच वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस। So what it says is, if entity generates any surplus which is received is more than cost, Companies Act prohibits such surplus to form part of the company's profit. Hence, it is obligation and has to be spent. तो आप इसे कहाँ स्पेंड करोगे? You will have to transfer it to unspent CSR account in a scheduled bank within 30 days and spend it as a part of annual CSR spend of the next year. तो ये unspent CSR account क्या? This is just what we are going to discuss. और इसके अलावा आप CSR फंड 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर कर सकते हो, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। CSR सरप्लस की अकाउंटिंग क्या होगी, तो आपने कोई खर्चे से ज़्यादा इनकम कमा ली तो आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो उतना आपको खर्चा बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑब्लिगेशन है, तो PRL में आप एक्सपेंस शो करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या CSR का खर्चा 2% ऑफ माई एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स करना था, उतना नहीं किया तो कोई पेनल्टी लगेगी? जी हाँ। तो मेरा एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल के लेट्स से 100 करोड़ से 2% 2 करोड़ खर्चा करना था। 2 करोड़ की बजाय लेट्स से मैंने 1.5 करोड़ खर्चा किया, तो 50 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। क्यों हुआ शॉर्टफॉल? 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो मैंने खर्चा किया ही नहीं, दूसरा हो सकता है कि मैंने एक खर्चा एक लंबे प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया है जिसमें इस साल खर्चे कम है पर अगले साल थोड़े ज़्यादा है। जैसे कि हम ओल्ड एज लोगों के लिए सेकेंड इनिंग नाम के कई सारे हाउस बना रहे हैं जहाँ पे ओल्ड एज लोगों को रखा जा सकता है, और इस कारण से क्योंकि हमारा अभी इस साल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो खर्चा थोड़ा कम हुआ है, पर अगले साल काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है।
तो कोई CSR प्रोजेक्ट अगर आपने अंडरटेक किया है जिसमें इस साल कोई शॉर्टफॉल है पर आने वाले सालों में आप खर्चने वाले हो, नो प्रॉब्लम। आपका साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल्ड बैंक के किसी एक स्पेसिफिक शेड्यूल्ड बैंक में खाता खोलिए अनस्पेंड CSR अकाउंट के नाम से, और इस अनस्पेंड CSR स्पेंड अकाउंट में साल खत्म होने के, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर इस शॉर्टफॉल को ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने की तारीख से 3 साल के अंदर अंदर, तो ट्रांसफर 10 दिन में किया तो 10 दिन प्लस 3 साल में आप ये पैसे को उस प्रोजेक्ट में खर्च करें, यानी मैक्सिमम 3 years में यू हैव टू स्पेंड इट। अगर नहीं किया तो उस केस में आप CSR फंड में 3 साल पूरे होने के 30 दिन में इसे ट्रांसफर कर। तो 22-23 में 50 लाख का शॉर्टफॉल था, तो 30 अप्रैल 23 तक उसे मैं अनस्पेंड CSR स्पेंड अकाउंट में एक शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर करके उस पैसे को अलग रख के, अगर मैंने 30 अप्रैल 2023 पे ट्रांसफर किया है तो उससे 3 साल यानी 30 अप्रैल 26 तक मैं उसे खर्च कर दूं। नहीं किया तो उसके 30 दिन यानी 30 मई 26 तक मुझे उसे CSR फंड अकाउंट में सरकार के डालना। CSR फंड एक गवर्नमेंट का अकाउंट है जहां पे आया हुआ पैसा सरकार सोसाइटल वेलफेयर के लिए खर्च करती है। ये तो तब जब आपका कोई एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत आप खर्चा करना चाहते हो आगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिस दैट खर्चे कम हुए, नो प्रॉब्लम। आपको शॉर्टफॉल जमा तो करना पड़ेगा। कहाँ जमा करना पड़ेगा? यू विल हैव टू स्पेंड और इन्वेस्ट इट, इनफैक्ट पुट इट इन गवर्नमेंट CSR फंड अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर यू विल हैव टू ट्रांसफर दिस टू द CSR फंड अकाउंट। ये वही अकाउंट है जिसमें पैसा अनस्पेंड CSR अकाउंट से 3 साल 30 दिन में ट्रांसफर किया जाता है अगर वहां पे खर्चा पूरा ना हो। और अगर सर हमने जो किया है वैसा कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा? कंपनी पे पेनल्टी लगेगी 2 गुना ऑफ द शॉर्टफॉल, मैक्सिमम 1 करोड़, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी लगेगी 10 लाख और 1/10 ऑफ शॉर्टफॉल विच एवर इज लेस। पहले इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस थे लेकिन अब वो हटा दिए गए। अब इसमें एक और एस्पेक्ट आता है एंड दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू कि कभी मेरे पास कोई एक्सेस स्पेंड हो गया तो क्या होगा, विच मीन्स कि CSR का खर्चा करना था 2 करोड़ इस साल और मैंने 2.2 करोड़ कर दिया, तो 20 लाख का एक्सेस खर्चा हो गया। क्या ये 20 लाख के खर्चे को अब मुझे इसी साल खर्चा बुक करना होगा या मैं अगले साल 20 लाख कम करूं तो चलेगा? कंपनी के ऑप्शन पे अगर कंपनी चाहे तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। एक्सेस स्पेंड कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू सच फाइनेंशियल ईयर एज में बी प्रिस्क्राइब। कितने साल तक क्या है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, पर पॉसिबिलिटी है। पर जैसे रिलायंस जैसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा that we've incurred CSR spend which is more than the 2% limit. However, excess we are not intending to carry forward and hence we have treated it as an expense for the year itself. तो आपके पास ऑप्शन है कैरी फॉरवर्ड करने का। CSR के खर्चे यूजुअली टैक्स में डिडक्टेबल नहीं होंगे, हो सकता है 80G वगैरह में कहीं आपको उसका डिडक्शन मिल जाए, पर दैट्स अ टैक्स एस्पेक्ट। अकाउंटिंग कैसे होगी CSR स्पेंड की? सबसे पहली चीज, जब भी आप CSR का खर्चा कर रहे हो तो इट इज एन एक्सपेंस, तो यू विल हैव टू बुक CSR एक्सपेंस टू बैंक। हो सकता है आपने खर्चा कर दिया हो पर कैश आउटफ्लो होना बाकी है, तो भी खर्चा इनकर हो चुका है तो आप एक्सपेंस बुक करेंगे तो पेबल बुक हो जाएगा और ये पूरा PRL में डेबिट होगा, ना कि रिजर्व से एडजस्ट होगा। बकायदा प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, OCI में भी नहीं। अगर आपने कभी ज्यादा खर्चा कर दिया और आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहते हो तो CSR एक्सपेंस को प्रीपेड में ट्रांसफर कर दें, यानी टू दैट एक्सटेंट इट विल बी स्पेंड और इट विल बी डेबिटेड एज एन शोन एज एन असेट इन द बैलेंस शीट सेपरेटली इन द नेम ऑफ CSR प्री स्पेंट अकाउंट। सिमिलरली कोई शॉर्टफॉल है जिसे आप 6 महीने में फंड में या 30 दिन में किसी सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो उतने की आप लाइबिलिटी बुक कर लीजिए। ये आपकी अकाउंटिंग होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपका CSR का खर्चा कैपिटल नेचर का होता है तो कैपिटल नेचर के खर्चे में आप को ये सोचना है कि क्या वो मेरा CSR असेट हो सकता है। मतलब समझिए, सपोज एक कंपनी ओल्ड एज होम्स बनाती है विच इज अ क्वालिफाइबल CSR स्पेंड, उसमें पूरी बिल्डिंग बना रही है, वो एक कैपिटल असेट है। क्या ये CSR एक्सपेंस PRL में डेबिट होगा या ये कैपिटल एसेट PP कंस्ट्रक्ट होगा? टेक्निकली इंड AS के अनुसार दिस इज नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, हेंस इट डज नॉट क्वालिफाइज टू बी अ PP। क्यों सर? CSR भी तो बिजनेस का ही एक खर्चा है, बिजनेस चलाना है तो इसे करना है। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या आपका उस पर कंट्रोल है और क्या बेनिफिट्स आपको फ्लो करेंगे?
तो टेक्निकली आप जो असेट क्रिएट कर रहे हो इस पे आप अपना कंट्रोल भी नहीं रखना चाहोगे, क्यों? क्योंकि यू विल बेसिकली बी यूजिंग इट फॉर सोसाइटल वेलफेयर, प्लस बेनिफिट्स भी आपको फ्लो नहीं होंगे, देयर विल बी डेफिनेटली अदर बेनिफिशियरीज। फॉर ऑल दीज रीजंस कैपिटल असेट पे किए हुए खर्चे भी क्या माने जाएंगे? इट विल बी ट्रीटेड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंस, CSR एक्सपेंस PRL में डेबिट हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नो, द असेट विच आई हैव क्रिएटेड, आई एम गोइंग टू यूज दिस असेट मे बी 5-10 years डाउन द लाइन एज आई ओन बिजनेस असेट, आई स्टिल हैव कंट्रोल ओवर इट। मेरी ऑफिस की बिल्डिंग में बस मैंने अभी 5 साल के लिए एक ओल्ड एज होम बना दिया, तो अभी 5 साल तक इट इज बीइंग यूज्ड एज अ CSR असेट, तो आप उसे अपनी बुक्स में असेट दिखा सकते हो बैलेंस शीट के अंतर्गत नॉन करंट असेट में, बट यू विल हैव टू शो दैट सेपरेटली एज अ CSR असेट एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ PPE। तो आप नॉर्मली इसे स्पेंड दिखाएंगे, आप असेट दिखाना चाहें तो CSR असेट के नाम से दिखाएंगे। ये CSR सरप्लस की अकाउंटिंग है। दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स योर अकाउंटिंग एस्पेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन एंड ये सारे डिस्क्लोजर्स 1421 के शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कितना खर्चा आपको करना था, कितना आपने किया है, क्या शॉर्टफॉल है, पिछले साल का क्या था, रीजन क्या है, क्या तरह की एक्टिविटीज आप कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी कोई ट्रांजैक्शन है CSR में तो वो, प्लस कोई प्रोविजन और उसके मूवमेंट्स है तो बता दीजिए। इसके अलावा SPL में आपको CSR का खर्चा सेपरेटली शो करना है इन द नोट्स और इन द फेस, यानी ज़रूर नहीं है फेस पे दिखाएं, आप नोट्स में भी दिखा सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का अमेंडमेंट हमने देख लिया। एक CSR कमेटी का मैंने आपको बताया था, नॉर्मली CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट है अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा आपका CSR स्पेंड है, प्लस अब एक कंडीशन और डाली गई है कि अगर आपका कोई भी अनस्पेंड CSR अकाउंट में पैसा बचा हुआ है। ये कौन सा केस है? जब आपके कोई प्रोजेक्ट में आप फ्यूचर में खर्चा करोगे, इस साल कम हुआ है, तो भी आपको कमेटी बनाना पड़ेगी, भले ही 50 लाख से कम आपकी CSR स्पेंड। प्लस जो कंपनियों की CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में रही है, यानी पिछले 3 साल में 9, 10, 11 करोड़ ऑब्लिगेशन थी, एवरेज 10 करोड़ ऑब्लिगेशन है, तो फिर अब मुझे इंश्योर करना है कि मैं इतना CSR का खर्चा कर रहा हूँ तो लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं, और लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इंडिपेंडेंट असेसमेंट थ्रू एन इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी करना है। I have to do an independent assessment done by an impact agency। ये इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी क्या करेगी? ये असेस करेगी कि जो मैं CSR का खर्चा कर रहा हूँ क्या सोसाइटी को वाकई उसका फायदा मिल रहा है। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, CSR का पूरा स्पेंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स में करेगी, खास तौर पे जिनके बड़े स्पेंड है। जैसे टाटा की वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो वो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, बेसिकली सम फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एट रूरल एरियाज, सम फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर प्रिविलेज, सम फॉर सैनिटेशन फैसिलिटी एंड हेल्थ। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के वो लोग शायद नाम भी देते हैं, जैसे सरकार भी चलाती है ना, वो CSR नहीं है, उज्ज्वला उजाला स्कीम ऐसे कंपनीज भी चलाती हैं। तो उनकी कोई भी स्कीम जो 1 करोड़ से ज़्यादा का CSR खर्चा जिसमें इन्वॉल्व है, 1 करोड़ और मोर, और उस स्कीम में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए कम से कम 1 साल हो चुका है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट का आपको एक इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होगा थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। और ये एजेंसी बेसिकली बताएगी कि क्या CSR के स्पेंड का जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव था अचीव हुआ है या। So this is to be done 1 year after completion of that particular project। सवाल उठता है कि एजेंसी भी कुछ पैसे लेगी, तो ये एजेंसी जो पैसे आप दे रहे हो वो पैसे क्या CSR में काउंट किए जा सकते हैं? तो 2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर और 50, विच एवर इज हायर कर दीजिए, इन दोनों में जो भी ज्यादा, यानी आप इसे 50 लाख तक दे रहे हो तो CSR स्पेंड में ही आएगा। अदरवाइज CSR आपका जो टोटल खर्चा है उसका 2% अगर 50 लाख से भी ज़्यादा है तो वहां तक ये काउंट किया जाए। एनुअल रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के डिस्क्लोजर में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। एक आपको एग्जीक्यूटिव समरी यानी 1 पेज समरी ऑफ योर CSR एक्टिविटी देना है। टोटल खर्चा जो आपने CSR प्रोजेक्ट पे दिया देना है। पहले एनुअल रिपोर्ट में हर प्रोजेक्ट में जितना खर्चा हुआ है वो देना होता था, अब आपको सिर्फ टोटल देना है, ऑनगोइंग और अदर्स में क्लासीफाई करके, प्रोजेक्ट वाइज की ज़रूरत नहीं। और जितना भी अनस्पेंड CSR अमाउंट है आपका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, अब आपको उसमें डिस्क्लोज करना है कितना बैलेंस है और कितनी डेफिशिएंसी है, यानी कितना फंड में ट्रांसफर है और कितनी डेफिशिएंसी है। ये कुछ अमेंडमेंट्स है जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो डिस्कस हो जाता है, विच इज़
CSR. Now let's come to the part 2, which is integrated reporting. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में मुद्दे की बात समझना है ना, तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आखिरी में जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं वो तैयार कर लो. अभी तक सवाल उन्हीं 4 क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं. दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ डू इट, एंड देन ऑब्वियसली वी विल कवर द होल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. लास्ट में ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं व्हिच आई वाज रेफरिंग टू. स्टेट द कैटेगरीज डिफाइंड इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल्स. कमेंट वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो दीज कैटेगरीज रिजिडली. अब अभी तो पढ़ा ही नहीं है अपन ने सर, तो कैसे आंसर देंगे, कोई ऐसी खास चीज़ ही नहीं है, सुन लो. तो कैटेगरी कैपिटल की जो डिफाइन की गई है उसे रिजिडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. टोटल 6 अलग अलग फॉर्म ऑफ कैपिटल है जो अपन डिस्कस करेंगे. क्या एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना सकता है? तो ये प्राइमरली फोकस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस के लिए किया है, पर नॉट फॉर प्रॉफिट भी बनाना चाहे तो बना सकता है. क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी डन इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोकल लॉज, प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट कमेंट्री और अदर रिपोर्ट? ये क्वेश्चन आपको पूरे मॉड्यूल में कहीं कंटेंट में नहीं, क्वेश्चन ही पीछे दिया है, उसका आंसर भी यही मिलेगा, पीछे कंटेंट में कहीं नहीं दिखेगा. द आंसर है इसकी कोई दिक्कत नहीं है. लोकल लॉज के फॉर्मेट के अनुसार आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अगर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी देते हैं कोई इशू नहीं है. अभी तो पता ही नहीं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है, पर ये भी इसका आंसर है. प्रोवाइडेड उसमें कंटेंट जो हमें आना चाहिए वो आ रहा है, प्लस कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंट एज सच नहीं है. तो इट कैन स्टिल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इफ इन्फॉर्मेशन डज नॉट ऑब्सक्योर द कंसाइज इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क. यानी इसमें जो चाहिए वो उसको एज सच ओवरशैडो ना कर दे. एंड डज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट नीड टू बी अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट? सो द आंसर इज ऐसा नहीं है कि अलग से एक प्रॉपर रिपोर्ट जैसे बनेगा. इट कुड बी ऑल्सो अ स्टैंड अलोन रिपोर्ट एंड इट कुड ऑल्सो बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ अदर रिपोर्ट्स लाइक अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. Any which ways, let's come to this particular discussion on integrated reporting. तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में सबसे पहली चीज़ कंसेप्ट समझना है, तो आप समझो क्या होता है ये. नंबर 1, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंडिया में सेबी ने 2017 से टॉप 500 कंपनीज को बोला है फॉलो करने का. रिलायंस की आप एनुअल रिपोर्ट लिखोगे तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में ही रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, पर आज की तारीख में मैंडेटरी नहीं है, सेबी की तरफ रिकमेंडेटरी है. नंबर 1. नंबर 2, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब होता है अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑलवेज फोकसिंग प्राइमरली ऑन द फाइनेंशियल कैपिटल. दैट मीन्स पैसा पैसा पैसा. क्या पैसा पैसा करती है, क्या पैसे पे तू मरती है? ये सवाल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जिन लोगों ने प्रपोज करी उन लोगों ने उठाया. सो द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कमिटी asked the question that क्या बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मतलब है, फाइनेंशियल से ही मतलब है? What about adding value to stakeholders in other domains? It could be in terms of what addition are you making to human capital? So training expense could be an expense. Financially it will reduce your capital, but it will increase your human capital. एंड हो सकता है कि इससे ओवरऑल बिजनेस का आउटकम जो बिजनेस इम्पैक्ट सोसाइटी पे डाल रहा है वो और भी ज़्यादा. So why not have an approach where we just do not show the moments within and outside, not just the financial capital but various other capital. So इस तरह से there are 6 types of capital which basically form the foundation of integrated reporting, जिसके अंतर्गत within those capitals और from one to another capital के movements show किए जाते हैं. So starting this not in the same order, let's first start with the 6 capitals. तो ये क्या बोलते हैं कैपिटल्स में? कैपिटल्स आर स्टॉक ऑफ वैल्यू. क्या सही चीज़ बोली है? दे आर यूनिट्स ऑफ वैल्यू जो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं थ्रू एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो डेफिनेटली अगर आप एक बीज बो के पौधा उगा रहे हैं तो आपकी कैपिटल बढ़ रही है. कौन सी? नेचुरल कैपिटल. हो सकता है कि आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो रही है. पहले भी आपकी फाइनेंशियल कैपिटल थी, अभी भी वो फाइनेंशियल कैपिटल है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इट इनटू, लेट्स से एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहीं आपने एक बिल्डिंग बना दी है उसकी, तो इट इज नाउ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फाइनेंशियल कैपिटल टू अ टैंजिबल कैपिटल. स्टफ लाइक दैट. इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज और इट कैन गेट ट्रांसफॉर्म थ्रू एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So it says overall stock of capital is not fixed and there will always be a constant flow between as well as within the capitals. तो एक से दूसरी में और विद इन वन पर्टिकुलर कैपिटल भी फ्लो होगा. ये ट्रेनिंग वाला एग्जाम्पल है. तो ये 6 कैपिटल आपको बताई गई है. फाइनेंशियल कैपिटल, पैसा पैसा पैसा, आपको याद रखना है. तो सिंपल सा तरीका है, फाइनेंशियल कैपिटल
कौन है देश की फाइनेंशियल कैपिटल? देश नहीं, दुनिया की, डॉलर है, यूएस फाइनेंशियल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल से एकदम मेरे को आइंस्टीन याद आते हैं। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, तो आप समझिए अगर आपकी कंपनी में आइंस्टीन जैसे एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि आप उसकी सैलरी को एक एक्सपेंस दिखा रहे हो, बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो आपकी फाइनेंशियल कैपिटल कम करके आपको क्या लेवल की इंटेलेक्चुअल कैपिटल दे रहा है। तो ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लिखते हैं विच इज़ नथिंग बट इंटेंजिबल एसेट, एक तरह का इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। आपकी कितनी आईपीआर हैं, आपकी क्या सिस्टम्स हैं, आप क्या रिसर्च करते हैं, ये सब आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। रिसर्च में नॉट क्वालिफाइड टू बी एन इंटेंजिबल एसेट बट इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो ये एक्जैक्टली प्रेजेंट कैसे होता है उस पर बाद में आते हैं, पहले कैपिटल समझते हैं। देन यू हैव ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसके पास ह्यूमन स्ट्रेंथ थी दोस्तों? ब्रिटिशर्स के ऐसी स्ट्रेंथ के बावजूद भी उनको बाहर फेक दिखाया अगर किसी ने, तो दैट वाज नॉट ड्यू टू द मसल पावर बट ड्यू टू द मास पावर ऑफ द ह्यूमंस इन इंडिया। दैट इज ह्यूमन कैपिटल के हमारे गांधी जी। टैंजिबल कैपिटल का मतलब क्या होता है? बेसिकली व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टेड। तो ब्रिटिशर्स हैड कंस्ट्रक्टेड द लार्जेस्ट टैंजिबल कैपिटल ड्यूरिंग देयर एम्पायर। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये उनकी क्या थी? टैंजिबल कैपिटल। तो टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जो आपने खुद नहीं कंस्ट्रक्ट करी। तो लगे आपके पास सपोज जमीन है, दैट्स नॉट टैंजिबल कैपिटल, उस पर बिल्डिंग बना रहे हो, दैट्स अ टैंजिबल कैपिटल। आपके पास माइंस है, दैट्स नॉट अ टैंजिबल कैपिटल। ये बेसिकली क्या होती है? आपकी एसेट्स, लोकेशंस जिन पे आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड कैपिटल है ये आपकी। एंड देन यू हैव सोशल और रिलेशनशिप कैपिटल। ये सबसे स्ट्रांग किसकी है? इसकी सबसे स्ट्रांग है, उल्टा कर दिया मैंने। तो चाइना के सोशल कैपिटल आप देखेंगे, भले इट्स फॉलोइंग कम्युनिज्म सोशलिज्म, बट अब फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इफ यू सी, इट मे नॉट वन ऑफ बी दोज कंपनीज जो सब कोई सोसाइटी उसके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। एंड देन यू ऑब्वियसली हैव द नेचुरल कैपिटल विच बेसिकली मीन्स व्हाट? रिसोर्सेज, जिसके लिए आप मिडल ईस्ट बोल सकते हो। दे नो व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल। इनफैक्ट आप दोस्तों देखें तो यूएई मिडल ईस्ट की कंपनी दुबई की अगर आप बात करो तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस फैक्ट के इंपॉर्टेंस का कि फाइनेंशियल कैपिटल ही सब कुछ नहीं होती। तो इनके पास क्या थे? तेल के कुएं थे, नेचुरल कैपिटल। इनसे इन्होंने खूब पैसा बनाया, दे कन्वर्टेड दैट इनटू फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ देयर ओन। अब इन्होंने बोला कि भैया ये तेल के कुएं खत्म हो जाएंगे, तो हमें हमारे यहाँ पे लोकली, हमारी एक छोटी सी पॉपुलेशन है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपिटल आए, ह्यूमन कैपिटल आए। बाहर से लोग आते हैं, ये इनके लिए सेकंड मोस्ट सोर्स ऑफ इनकम रहा फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाने का, टूरिज्म। फिर उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, अभी अलग अलग जगह से साइंटिस्ट बुला रहे हैं, बिल्डर्स बुला रहे हैं, अलग अलग तरह के ये एक्सपर्ट्स बुला रहे हैं इन्होंने। लेट्स से फॉर एग्जांपल फीफा करवाया है, तो ये सब क्यों? बिकॉज दे वांट कि यहाँ पर क्या हो, इनकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी, लोग यहाँ पे आए, रहें, बसें, इंटेलेक्चुअल कैपिटल बढ़े। तो ह्यूमन कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल से फिर ये क्या कर रहे हैं, साथ साथ में बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं, आपके आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं। टैंजिबल कैपिटल, आई थिंक जिस लेवल का ह्यूज कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, शायद ही कोई दूसरी कंट्री में ऑफलेट हो रहा हो इन द लास्ट 2 decades. And obviously they are also trying to maintain a good relationship across with the global world, because ultimately it is all these 6 capital in combination which will show in an integrated basis where your company is. तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का? इट प्राइमरली टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कैपिटल। ये बोलते हैं कि ये जो आपकी 6 कैपिटल ना, आप इन्हीं के इनपुट देते हो, इस पे आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी एज पर योर बिजनेस मॉडल लगाते हो, जिससे अलग अलग तरह के आप आउटकम जनरेट करते हो, आउटपुट जनरेट करते हो। इन आउटपुट के आउटकम्स आते हैं, दिस इज आउटकम्स, जिससे कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ मीडियम टर्म में और कुछ लॉन्ग टर्म में आपको इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। तो मैं एग्जाम्पल कंट्री का ले रहा हूँ, लेना मुझे एक कंपनी का चाहिए बट समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यूएई में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग दीज चेंजेस। टूरिज्म को हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में इससे लोग आना शुरू होंगे, एटलीस्ट हमारी पहचान बनेगी। मीडियम टर्म में क्या होगा, कुछ लोग फिर यहाँ पर बसेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल वगैरह बनेगा। और लॉन्ग टर्म में हम जितना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे वी आर ट्राइंग टू मेक अस और आवरसेल्व्स एज वन ऑफ द सुपर पावर सिटीज और कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। तो ये क्या है, आप जितने भी 6 कैपिटल हैं आपके, इन सारे कैपिटल की आप इनपुट डालते हो, इस पे आपका जो भी मॉडल है बिजनेस का, उसके बेसिस पे प्रोसेस लगा के आउटपुट जनरेट करते हो, और इस आउटपुट का इम्पैक्ट आउटकम होता है सोसाइटी के ऊपर। बेसिकली वो वापस से आपकी 6 कैपिटल पे इम्पैक्ट बनाएगा। तो हो सकता है आपकी कोई एक्टिविटीज है, आपका फाइनेंशियल कैपिटल कम हो, ह्यूमन कैपिटल बढ़े, सारे कैपिटल कम हो, तो इन सब का इम्पैक्ट अल्टीमेटली वापस ये 6 कैपिटल पे ही जाएगा। और ये सब किस पे डिपेंड करेगा? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपका क्या फ्यूचर आउटलुक है, आप कैसा परफॉर्म करते हो, और आपके पास क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी, इन सब के ऊपर आपकी एंटिटी का क्या पर्पस, मिशन और विजन है। ऑब्वियसली अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So this is basically the flow of capital.
आप समझते दोस्तों इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होती क्या है? Such as resources like intangible assets such as intellectual capital, research and development, brand value, natural capital, human capital, अब किसी भी एंटिटी की मार्केट वैल्यू को सब्सटैंशियली अफेक्ट करती है, और हम जानते हैं यूनिवर्सली कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन चीज़ों को मेजर नहीं करता है. आईफैक ने भी ये चीज़ मानी है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज़ अ वेलकम स्टेप. We are evaluating what integrated reporting is and then maybe possibly we will prescribe as to how to follow this. But आज की तारीख में अभी तक आईफैक ने कोई इसके ऊपर गाइडेंस नहीं दी है कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी. तो ये एक इवॉल्विंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसके फ्रेमवर्क में सारी तरह की कैपिटल्स को मेजर किया जाता है. द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल एक ग्लोबल कोएलिशन है जिसमें रेगुलेटर्स, इन्वेस्टर्स, कंपनी, स्टैंडर्ड सेट करने वाले लोग, अकाउंटिंग प्रोफेशन बॉडीज लाइक आईसीआई, एनजीओज इन्वॉल्व है, और ये देख रहे हैं कि कैसे इस रिपोर्टिंग को धीरे धीरे इवॉल्व करके एक रूप दें जिसके थ्रू जैसे हम बैलेंस शीट P&L एक फॉर्मेट में बनाते हैं वैसे इसका भी कोई फॉर्मेट बन पाए. सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लब की जाती है. एंड अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में जो काउंसिल हमने बनाई है, इट्स अ डाइवर्स कोएलिशन ऑफ वेरियस बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, and is looking at developments in corporate reporting. इसका बेसिक उद्देश्य बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज फॉर्म में कम्युनिकेट करना, क्या बिजनेस की स्ट्रैटेजी, उसकी गवर्नेंस, उसका परफॉर्मेंस और उसके प्रोस्पेक्ट. ये याद रखना पड़ेगा आपको, डेफिनेशन का पार्ट है. इट इज अ कंसाइज कम्युनिकेशन अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट in context of the external environment leads to creation, preservation or erosion, CPE, creation, preservation or erosion of value over short term, medium term and long term. यही पूरी चीज़ है जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है. ये जो आपको पूरा 6 कैपिटल के इनपुट का आउटपुट निकल के आ रहा है, यही डेफिनेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है. उसको कैपिटल के साथ अनेक्स करके बताया गया. तो क्या चीज़ों का कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे? एंटिटी की स्ट्रैटेजी. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट. सम गुड पीपल प्ले पोकर. क्या निमोनिक, ब्रोकर बोले तो क्या हो गया? पोकर से ही समझ में आता है कि भैया स्ट्रैटेजी का गेम है. तो सम एस फॉर स्ट्रैटेजी, गुड गो एज इन गवर्नेंस, पीपल का मतलब क्या हो गया? आपके प्रोस्पेक्ट्स और परफॉर्मेंस. तो पोकर देख के ही समझ में आता है प्रोस्पेक्ट, आउटलुक, परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजी, एंड देन ऑब्वियसली गवर्नेंस इज अनदर मैटर. और ये सब आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आप कनेक्टेड हो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है, और आपको देखना है कि कैसे आप क्रिएट, प्रिजर्व या इरोड कर रहे हो क्या वैल्यूज को, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में. तो CPE, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड इरोजन ऑफ वैल्यूज इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. इसमें आप सारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को दिमाग में रख के रिपोर्टिंग करते हो, वेदर इट इज़ योर ओन इंटरनल स्टेक होल्डर लाइक एम्प्लॉइज और योर बिजनेस पार्टनर्स, लोकल कम्युनिटीज, और इट कुड बी लेट्स से एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, लेजिस्लेटर, रेगुलेटरी बॉडीज, पॉलिसी मेकर्स. तो ये सबके लिए बनाया जाता है. चलो, सेलिएंट फीचर्स से ऊपर रिलेटेड जो अपन ने 4 क्वेश्चंस देखे थे उनमें से इसका कुछ कंटेंट आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात, ये प्रिंसिपल बेस्ड है ना कि रूल बेस्ड. यानी आज की तारीख में ऐसा नहीं है ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये नॉन करंट पहले बाद में करंट, ये रूल बेस्ड हो गया. ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि हम चाहते हैं कि आप 6 कैपिटल का फ्लो शो करो. तो इसके लिए ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग समझना मुश्किल है कि भाई ये समझा तो दिया पर हमें फॉर्मेट दो तो हम भरें और काम करें, रिपोर्ट प्रिपेयर करें. तो आज की तारीख में ये वैसा है ही नहीं. नेक्स्ट, इट टारगेट्स प्राइवेट सेक्टर एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज. एनपीओ चाहे तो यूज़ कर सकते हैं पर उनको दिमाग में रख के या गवर्नमेंट एंटिटीज़ को दिमाग में रख के बनाया नहीं गया. और समझ में भी आ गया आपको जिस तरह का कैपिटल फ्लो है. इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम CP वैल्यूज़ को अलग अलग कैपिटल में, मीडियम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम चेंज कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गिव एन आइडेंटिफाइबल कम्युनिकेशन, विच मीन्स व्हाट, आपको बाकायदा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देना है. भले आप उसकी हेडिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्ट दो या कोई दूसरी रिपोर्ट जैसे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट के साथ मर्ज करके दो, जैसे भी, बट इट हैज़ टू बी अ स्टेटमेंट जो आपकी गवर्निंग बॉडी साइन करेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उसको प्रिपेयर करने की. फिर भले ही वो लॉ की रिक्वायरमेंट है और उसमें लिस्टेड कंपनी में बोला गया है कि भैया आपको ये रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है विच इज सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ अ रिपोर्ट, तो आप उसमें दो.
या अलग से दो. It can be a standalone report or it could be a distinguished report, separate report. ध्यान रखना, it is not just summary of information. ऐसा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है, क्योंकि इसका उद्देश्य है कंसाइज मैनर में कैसे हम वैल्यू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट, प्रिजर्व और इरोड करें. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दो डेटा आएगा, वैल्यू प्रिजर्वेशन और इरोजन आएगा, यानी कि तीनों चीज़ों में क्या कम ज़्यादा हो रहा है. वैल्यू में ध्यान रखना दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल कैसे चेंज हो रही है और एक उसका आउटकम सोसाइटी के ऊपर कैसे आ रहा है. क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट शायद ही करना आप एग्जाम में कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट. जब शुरू में पहला चैप्टर आया था तब इस तरह के आ सकते थे, अब ऐसे नहीं आएंगे. अब कोई पॉइंट के अंदर का कोई पॉइंट आएगा तो आपको मेमोराइज करने की जगह सिर्फ डेफिनेशन 6 कैपिटल ऐसे कुछ करनी पड़ेगी, हर जगह मेमोराइज करने की जरूरत नहीं. ये सारी कैपिटल जो हमने डिस्कस करी है इन सब के आपको एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि पैसा पैसा पैसा, ये हो सकता है आपका ऑपरेशन से जनरेटेड हो, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इक्विटी, इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो या इन्वेस्टमेंट्स बेच के आया हो. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मैंने आपको बताया ये क्या है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं, ना कि लैंड वगैरह. So manufactured capital is often created by other organization but includes asset manufactured by reporting organization for sale when for own use. और ये जो नोट दिया ना एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं अगर कुछ नया पूछा तो. कि मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल मीन्स कैपिटल विच एंटिटी नेसेसरली क्रिएट्स ऑन इट्स ओन. कमेंट तो हम बोलेंगे नहीं, नॉर्मली हम किसी और से बनवाते हैं, हो सकता है हमने खुद ने भी बनाया हो अपने यूज़ के लिए. जैसे L&T अपनी बिल्डिंग हो सकता है खुद बनाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी, पर नॉर्मली यूजुअली आदमी अपनी बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग किसी और से बनवाए. पर ये कंस्ट्रक्टेड नेचुरल कैपिटल जैसे लैंड नहीं है पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल. इंटेलेक्चुअल में क्या आएगा, अपन ने डिस्कस किया, आपकी सारी IPRs आएंगी, टैक्सेट इम्प्लाइड नॉलेज सिस्टम प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल जाएंगे. तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कि सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स विच कंपनीज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द कंपनी फील्स दैट सच काइंड ऑफ सिस्टम गिव्स इट अ गुड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल. तो हम बोलेंगे फॉल्स, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इट इज एन इंटेलेक्चुअल कैपिटल. Human capital basically is people's capital, their competency, capability and experience. Plus their motivation including, क्या होता है दोस्तों, घर पे मालूम है कि हमारा जो छोटा भाई है ना, मानते हैं घर वाले कि यार ये रकम है एक नंबर की, मतलब बहुत ही चालाक, समझदार, एकदम बिजनेस एक्यूमेंट वाला शातिर आदमी है, ये आप समझ लो कि सामने वाले की चीज ही उसी को बेच के आ जाए. तो पैसा तो ये इतना बनाएगा दुनिया में कि हमको मालूम नहीं कि ये मुकेश भाई कहाँ रह जाएंगे, पर ये कमबख्त हमारी सुनता ही नहीं. तो ये आपकी एसेट नहीं है, घर वालों की एसेट नहीं है, खुद की एसेट है. तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है. तो जब तक आपका ह्यूमन आपके बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आपके ऑपरेशंस के, ऑर्गेनाइजेशन के असाइनमेंट जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है उससे अलाइंड नहीं है, जब तक उसके गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैच नहीं हो रहे, तब तक वो आपकी कैपिटल नहीं है. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ही शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस. ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी. ही शुड बी लॉयल एंड मोटिवेटेड. सोशल रिलेशनशिप कैपिटल कैसी होगी आपकी, कि हमारा सोसाइटी के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, विच कुड बी बिटवीन स्टेक होल्डर्स, अदर एक्सटर्नल नेटवर्क्स, इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव वेलबींग. नॉर्मली इसमें क्या चीज़ें आती है, हमारी कंपनी की वैल्यू सिस्टम कैसी है, स्टेक होल्डर के साथ कैसी रिलेशनशिप है, ब्रांड हमने कैसी डेवलप की है, एक ऑर्गेनाइजेशन की सोशल एक्सेप्टेंस किसी भी चीज़ के लिए कितनी है. तो ये आपकी सोशल रिलेशनशिप कैपिटल. दिस बेसिकली कम्स आउट ऑफ योर गुड प्रैक्टिस. सो डेफिनेटली आपके पास ऑफर आएगा टाटा की तरफ से एंड अडानी की तरफ से, तो मे भी आपको लगेगा टाटा इज अ मोर सोशली ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे, और टाटा और रिलायंस में भी शायद आपको लगेगा टाटा ज़्यादा सोशली एक्टिव कंपनी, एक्सेप्टेबल कंपनी है. तो अगर आप बहुत हाई ग्रोथ चाह रहे हैं, मे बी आप रिलायंस पे जाएंगे, पर आप चाहते हो कि यू वांट अ बैलेंस इन योर लाइफ, मे बी आप टाटा की तरफ जाएंगे. देयर सोसाइटल एक्सेप्टेंस पॉसिबली इज मोर. एंड नेचुरल कैपिटल, तो नेचुरल कैपिटल का मतलब आपकी जितने भी रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपके पास है, माइंस, क्वेरीज, ये सब, एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इको हेल्थ सिस्टम. हर कैपिटल हर बिजनेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है. तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि कुछ कैपिटल किसी के लिए ज़्यादा, कुछ किसी के लिए कम इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ कैपिटल किसी में मायने ही नहीं रखती हो, जैसे नेचुरल कैपिटल में नॉट बी रेलिवेंट ऑल टुगेदर फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी. तो हो सकता है कि आप उसकी रिपोर्टिंग ना दे. तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑल द कैपिटल्स इन योर रिपोर्ट. इसका मतलब
You are not required to rigidly include all capitals in your. चलिए, तो ये कैपिटल क्या है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एक ऊपरी तौर पे एक आपको ओवरव्यू मिल रहा है, ऐसा जब ये रिपोर्ट बनाने की स्टेज पे तो नहीं आए। अब ये बता रहे हैं कि हम आपको कुछ प्रिंसिपल्स देंगे जब रिपोर्ट बनाओ तो ध्यान रखना, पता लगाना है अपने को तो इनके लिए प्रोविजंस को। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारा सबसे पहले क्या था, स्ट्रैटेजिक फोकस था। स्ट्रैटेजिक फोकस मतलब क्या है दोस्तों, जब मैंने आईटीसी ज्वाइन किया था ना सीए बनने के बाद, तो हम लोग 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप था जिन्होंने साथ में ज्वाइन किया, और उन 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप में से दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। देयर वर 4 गर्ल्स एंड 8 बॉयज। ओ हो रेशो तो बड़ा ही ज़्यादा सर, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी, शेट अप। तो उसमें से देयर वाज वन दिस पर्टिकुलर गाय हु हैड अ वेरी क्लियर फोकस कि अपने को अगर तनख्वाह बढ़ानी है अपनी, और ग्रोथ बहुत जल्दी और इतनी चाहिए कि एकदम डबल हो जाए, तो इसके लिए फिर एक ही तरीका है। क्या तरीका है, उन 4 पे फोकस करो। तो उसका बहुत ही स्ट्रैटेजिक फोकस था कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ही स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोस 4, और फिर उसने एक एक करके सबसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करी। और दोस्तों, जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहना लग जाते हैं तो पूरे की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इसी के थ्रू उसकी भी उसके साथ रिलेशन पक्की हो गई। उसके बाद भी उसने हमेशा ये ख्याल रखा कि वो बातें कम से कम करे, कंसाइज रहे, और अपनी मटीरियलिटी हमेशा बरकरार रखे ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, पर साथ ही साथ में उसने सामने वाले की भी वैल्यू, यानी कि हमेशा रिलायबल रहा। एक्टेड एज ए कंप्लीट मैन, और वो भी कंसिस्टेंटली, ताकि अगर सामने वाली किसी और से उसे कंपेयर भी कर ले तो उसे कभी लगे नहीं कि आई एम विद द रॉन्ग गाय। और यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, स्टार्टिंग फर्स्ट विद स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है भैया, वही शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे। कनेक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग देते हो ना, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। इट कुड बी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इट कुड बी वन कैपिटल विद अदर कैसे कनेक्टेड है, इट कुड बी फाइनेंशियल विद नॉन फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव विद क्वालिटेटिव, इट कुड बी मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, ताकि कोई भी अगर कंपेयर करे तो उसे क्या लगे, कंसिस्टेंसी दिखे इन्फॉर्मेशन में, एलिमेंट्स में। और इट कुड बी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और अदर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन की, कनेक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ऑन व्हाट ऑल एरियाज। देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, तो आपको बताना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है। Then it says obviously integrated reporting is guided by the principle of materiality. So it does not mean you have to report each and everything, you will only report material things. और materiality का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले आप पता करते हो चीज़ मटीरियल कितनी है, फिर आप देखते हो उसमें से कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर प्रायोरिटाइज करते हो, सबसे पहले सबसे ज़्यादा मटीरियल चीज़ से शुरू करते हो। तो आइडेंटिफाई रेलिवेंट क्या है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर आप प्रायोरिटाइज करते हो और अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो। ज़रूरी है कि कंसाइज होना चाहिए, तो जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में क्रॉस रेफरेंसिंग के साथ दें, लिंक करें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन से। तो क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, जैसे पीएनडल है ना क्रिस्प, पर डिटेल में नोट्स में सारी जानकारी डिटेल में आती है, ऐसी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी ऐसी ही दे, कम से कम शब्दों में, आसान शब्दों में, और बहुत ही कॉमन जेनरिक डिस्क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेट, इस तरह की बातें ना करें। Ensure that the data is reliable and complete. Ensure it is consistent and comparable with other industry and with your past records, कि हर साल आदमी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़े तो उसे एक जैसा फील आए। और इन सब के बाद में व्हाट आर द कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। अब फाइनली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जब अपन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या हेडिंग्स और उसके अंदर क्या क्या नरेटिव्स, डिस्क्लोजर्स आते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले तो आपको मैं पॉइंट याद करा देता हूँ, 8 पॉइंट है तो ऐसे याद रख लो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉडल हो तो गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मॉडल होने से आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को या आपको रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी। मॉडल है तो अपॉर्चुनिटी है कि स्टाफ रोज आता है, टाइम पर आता है, बहुत अटेंटिव रहता है। रिस्क ये है कि स्टाफ का ध्यान काम पे कम, मॉडल पे ज़्यादा हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, समझना है कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी है, और आपको ये इंश्योर करना है कि उस मॉडल का अलोकेशन सही जगह हो।
जहाँ पे आप चाहते हैं कि मोटिवेशन बना हुआ, फिर देखो आप वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगा। और ये जो मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। कमबख्त आप लोगों का आउटलुक ही खराब है, न जाने आप लोग क्या समझते हो। बेसिस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, आपका बेसिस ही, आउटलुक और बेसिस ही कुछ और ही है। इस उम्र में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मुद्दे। पहला, सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ओवर, क्या गवर्नेंस है उसमें, और मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल। मॉडल है तो रिस्क और अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन आपको करना चाहिए। फिर देखो आप, आपका परफॉर्मेंस क्या चेंज होगा। आउटलुक हमेशा सही होना चाहिए। एंड आखिरी में बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, फिर 7 पॉइंट्स पढ़ते हैं। आपको बेसिकली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इस तरह से बताना है, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन व्हाट मैटर्स टू इंक्लूड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंड हाउ विल वी क्वांटिफाई एंड इवैल्यूएट अगेंस्ट। हर जगह आपको ये सोचना है। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में तो आप बोल सकते हो कि भाई हम क्या मानते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये एक बेसिस है। ह्यूमन कैपिटल में भी हमने कितना स्पेंड ट्रेनिंग पर किया है, कितने नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए, लेबर रिटेंशन रेशियो क्या था। तो इस तरह से हम बताएंगे हमारा ह्यूमन कैपिटल कितना अच्छा है। इंटेलेक्चुअल में हमारी इस साल कितनी पेटेंट रजिस्टर हुई। तो ये डिफाइंड बेसिस है, इसको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है, रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो अब आप समझ पाओगे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एग्जैक्टली बनाने कैसी जाती है। तो बेसिस क्या है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि क्या मैटर्स इंक्लूड करने हैं, प्लस उन मैटर्स को किसी बेसिस पे क्वांटिफाई और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो मैटर्स, क्वांटिफाई एंड इवैल्यूएट। अब इसी बात है, जब आप रिपोर्ट करो तो ये भी आप डिफाइन कर देना कि मटीरियलिटी आपने क्या मानी है, क्या चीज़ें रिपोर्ट करी है, कहाँ पे रिपोर्टिंग आपकी बंद हो गई है, क्या फ्रेमवर्क कोई अगर एस्टैब्लिश्ड है, कोई ऐसे रिकमेंडेटरी, तो आपने क्या यूज़ किया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू। क्या करता है भैया आपका ऑर्गेनाइजेशन, किन सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट करता है, आपके ओनर्स कौन है, आपके मैनेजमेंट कौन है, आपके एथिक्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, इंडस्ट्री आप जिसको बिलोंग करते हो, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, आपकी पोजीशन उसमें क्या है। देन आपकी की क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, रेवेन्यू क्या है, फाइनेंशियल्स आपके पिछले साल से इस साल में क्या चेंज हुए, जो क्वांटिफाई कर सकें, और फैक्टर्स जो आपको लगता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर। गवर्नेंस में आप ये बताइए कि कैसे आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिससे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप वैल्यू क्रिएट और प्रिजर्व करेंगे, इरोड नहीं करेंगे। तो इसमें आपके लीडर्स इंपॉर्टेंट होंगे, प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होंगे, गवर्निंग बॉडी इंपॉर्टेंट होगी, आपके वैल्यू सिस्टम इंपॉर्टेंट होंगे, आप कैसे उन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे TCWG प्रमोट अनेबल इनोवेशन के लिए मोटिवेट करता है, कैसे रेम्यूनरेशन इंसेंटिव्स को आप परफॉर्मेंस से लिंक करते हो, ये गवर्नेंस। बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली विल बी इनपुट, जिस पे आप एक्टिविटी लगा के आउटपुट निकालोगे और उससे फिर आउटकम जनरेट होंगे। आउटकम वुड बी ऑन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये इंटरनल आउटकम भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल आउटकम भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। एंड देन आफ्टर दैट क्या रिस्क और अपॉर्चुनिटी स्वॉट जैसा आपको अफेक्ट करता है। रिसोर्स एलोकेशन आप कैसे करते हो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर पाओ, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है ये। एंड देन परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, कैपिटल के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आया है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट आया है, और पास्ट और प्रेजेंट। तो परफॉर्मेंस में क्या बताना है, जो भी चीज़ बताओ क्वांटिफाई करो। कंपेयर, तो ये क्वांटिफाई, लिंक और कंपेयर, and you have to basically report its impact on capital and relationship with all your stakeholders. And then finally एक फ्यूचर आउटलुक आपको देना पड़ेगा कि फ्यूचर परफॉर्मेंस आपको क्या लग रहा है, किस तरह का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चेंजेस होने की उम्मीद है, और क्या बिजनेस इससे वेल गियर्ड अप है। जनरली मटेरियल इन्फॉर्मेशन देना है, आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को क्लब करके या डिसएग्रीगेट करके दे सकते हो। टॉप 500 को वॉलंटरी बेसिस पे बोला है, आप फॉलो करें। इसे आप एनुअल रिपोर्ट में, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट या एक अलग से सेक्शन में दे सकते हो। अगर ये ऑलरेडी कहीं पे दी हुई है तो आप उसकी रेफरेंस दे सकते हो अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में कि ये पॉइंट यहाँ से देख लें। आप चाहें तो इसे होस्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट में एनुअल रिपोर्ट के अलावा। क्या फ़र्क है करंट मॉडल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में? ये हिस्टोरिकल डेटा और सिर्फ फाइनेंशियल पे बात करता है, ये फ्यूचर में क्या वैल्यू सिस्टम्स अटेव करेंगे और अलग अलग तरह के ये उनको कनेक्ट भी करता है, और नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल दोनों देते हैं।
ये साल भर के लिए ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में डिवाइड करके बताता है। ऑब्वियसली बात है ये काफ़ी डिटेल्ड होते हैं, ये कंसाइज होना चाहिए। ये रूल बेस्ड होते हैं, ये प्रिंसिपल बेस्ड है, ये पेपर बेस्ड है, ये टेक बेस्ड है। प्रेजेंटेशन एज इन आप इसको वेबसाइट पे भी दोगे चलेगा, ये फिजिकली आपको बनाने ही पड़ते हैं। इसमें अपन बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन नहीं करते। साइलोज मतलब इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड नाम नहीं है। इसमें हम मानते हैं कि भैया स्ट्यूअर्डशिप, हम किसके ओनर हैं, फाइनेंशियल कैपिटल से हमारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें इससे मतलब है। जबकि यहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारी बिजनेस की सारी कैपिटल, स्ट्यूअर्ड यानी प्रोपराइटर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सोच के साथ। आई होप दिस हेल्प्स यू टू काइंड ऑफ कवर दीज थ्योरी टॉपिक्स विच आर, ये वो वाले टॉपिक है जिनको पढ़ने में आलस ज़्यादा आता है, यार कब करेंगे कैसे करेंगे, तो इस बहाने हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटा ले लिया आपका, बट इसमें एटलीस्ट ये टॉपिक्स हो गए, आप स्पीड में देखोगे तो ठीक ठाक है, 41 मिनट में बढ़िया दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे, 5 मार्क क्लियर हो जाएंगे, आई थिंक नॉट बैड। एंड देन डेफिनेटली यू कैन रेफर द ड्रोन चार्ट्स। ड्रोन चार्ट्स टेलीग्राम पे मैं शेयर कर रहा हूँ, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। होस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और CSR विद CSR अमेंडमेंट। थैंक यू।